नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देश, एक राष्ट्र बनता कैसे है? आज हम भारतीय संविधान की बिल्कुल बुनियाद को समझने वाले हैं। वो पहले 35 अनुच्छेद जो सिर्फ कानून की बातें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे भारत की पहचान की कहानी कहते हैं। तो इस सवाल का जवाब दरअसल 3 हिस्सों में छिपा है। सबसे पहले जमीन, फिर उस पर रहने वाले लोग और आखिर में उन लोगों के अधिकार। कमाल की बात यह है कि भारतीय संविधान के पहले 3 भाग हमें इन्हीं 3 पड़ावों से होकर ले जाते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस सफर में हम सबसे पहले भारत की सीमाओं को समझेंगे, फिर जानेंगे कि आखिर इस देश का नागरिक कौन कहलाता है, और आखिर में बात होगी उन मौलिक अधिकारों की जो हर नागरिक की ढाल हैं, जैसे बराबरी का हक, आज़ादी और सबसे ज़रूरी इन अधिकारों की सुरक्षा। तो देखिए, किसी भी राष्ट्र की कहानी उसकी जमीन से ही तो शुरू होती है। संविधान का पहला भाग, संघ और उसका क्षेत्र, ठीक यही काम करता है। ये भारत के नक्शे को एक कानूनी शक्ल देता है। यहाँ पर ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किए गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत किसी अग्रीमेंट या समझौते का नतीजा नहीं है। ये एक अटूट बंधन है जिससे कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। ये एक अविभाज्य संघ है। लेकिन सवाल ये है कि इस संघ को आकार कौन दे सकता है? तो संविधान ये जबरदस्त शक्ति हमारी संसद को देता है। संसद नए राज्यों बना सकती है, राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, यहाँ तक कि उनके नाम भी बदल सकती है। जरा सोचिए, ये देश के नक्शे को फिर से बनाने की कितनी बड़ी ताकत है। अच्छा, जमीन की बात तो हो गई। अब अगला और बहुत जरूरी सवाल आता है, इस जमीन पर रहने वाले लोग कौन हैं? यहीं से शुरू होता है संविधान का दूसरा भाग, जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप के एक बहुत पेचीदा सवाल से डील करता है। हमें ये याद रखना होगा कि हमारा संविधान बंटवारे की आग में तप कर बना था। इसीलिए अनुच्छेद 6 और 7 उन लाखों लोगों की नागरिकता के बारे में बात करते हैं जो उस उथल-पुथल के दौरान सरहद के इस पार या उस पार गए। ये इतिहास के उस मुश्किल दौर की एक झलक है। इसके अलावा भी नागरिकता के कुछ और जरूरी नियम हैं। जैसे अनुच्छेद 5 ये बताता है कि जब संविधान लागू हुआ उस वक्त कौन-कौन भारतीय था। अनुच्छेद 8 विदेश में बसे भारतीयों की बात करता है, और अनुच्छेद 9 एक बिल्कुल सीधा नियम बनाता है। अगर किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिकता कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अनुच्छेद 11 हमारी संसद को ये पूरी ताकत देता है कि वो भविष्य में नागरिकता से जुड़े नियमों को बना सके या बदल सके। मतलब ये एक ऐसा विषय है जो समय के साथ विकसित हो सकता है। तो जमीन तय हो गई, लोग भी तय हो गए। अब आते हैं उस नींव पर जो इस पूरी इमारत को असल में थामे हुए हैं, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। संविधान का तीसरा भाग, ये भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। यही वो हिस्सा है जो हर नागरिक को सम्मान से जीने का हक देता है। हमारा संविधान हमें मोटे तौर पर 6 तरह के मौलिक अधिकार देता है। ये अधिकार एक तरह से देखिए तो सरकार की शक्तियों पर एक लगाम लगाते हैं और एक आम नागरिक को बहुत ताकतवर बनाते हैं। इन 6 अधिकारों में से 2 ऐसे हैं जो बाकी सबकी बुनियाद हैं। ये हैं समानता का अधिकार और आज़ादी का अधिकार। चलिए इन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। अनुच्छेद 14 ये एक क्रांतिकारी घोषणा है। ये कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, कानून सबके लिए एक है। और पता है, यहीं पर हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक क्रांतिकारी बन जाता है। अनुच्छेद 17 सदियों से चली आ रही छुआछूत की कुप्रथा को जड़ से खत्म कर देता है और इसे एक दंडनीय अपराध बनाता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 की। ये तो जैसे हमारी निजी आज़ादी का खजाना है। ये हमें 6 बहुत कीमती आज़ादियां देता है, अपनी बात कहने की, शांति से इकट्ठा होने की, संगठन बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी काम करने की आज़ादी। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जिसे शायद सभी अधिकारों का राजा कहा जा सकता है। ये है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, इसका मतलब है सम्मान के साथ जीना।
इनके अलावा भी संविधान हमें शोषण के खिलाफ अधिकार देता है, अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी देता है और अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाने का भी अधिकार देता है। ये सब मिलकर ही तो एक न्यायपूर्ण और विविधता से भरे समाज की तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, अधिकार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन अधिकारों का क्या फायदा अगर उन्हें लागू ही न करवाया जा सके? यहीं पर संविधान का सबसे शक्तिशाली पहलू सामने आता है। ये अधिकार सिर्फ कागजी वादे नहीं हैं। तो सवाल ये है कि अगर मान लीजिए सरकार खुद इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या हमारे पास कोई रास्ता है, कोई उपाय है? जवाब है हाँ, एक बहुत ही शक्तिशाली रास्ता है, अनुच्छेद 32। ये खुद एक मौलिक अधिकार है जो हमें अपने बाकी अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की ताकत देता है। इसीलिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। इसके बिना बाकी सारे अधिकार बेमानी हो जाते। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के विशेष आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें रिट्स कहते हैं। ये एक तरह के कानूनी हथियार हैं जो ये पक्का करते हैं कि सरकार नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करे। ये हर नागरिक के हाथ में दी गई एक बहुत बड़ी ताकत है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हमने एक राष्ट्र के निर्माण के 3 चरण देखे। भाग 1 ने हमारी जमीन तय की, यानी हमारा देश। भाग 2 ने बताया कि हम कौन हैं, यानी नागरिक। और भाग 3 ने हमें वो अटूट अधिकार दिए जो इस महान राष्ट्र की असली बुनियाद है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये अनुच्छेद सिर्फ कानून की मोटी-मोटी किताबें हैं या फिर ये एक नागरिक के तौर पर हमारी पहचान का हिस्सा हैं? शायद ये हमें सिर्फ ये नहीं बताते कि हमारे अधिकार क्या हैं, बल्कि ये भी याद दिलाते हैं कि एक राष्ट्र के तौर पर हम क्या बनना चाहते हैं। सोचने वाली बात है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।